महाराष्ट्र की एक महिला ट्रेनी आईएएस ऑफिसर विवादों के घेरे में घिर गई हैं। नाम है पूजा खेड़कर, जिनका तबादला किया जा चुका है। विवाद पूजा खेड़कर की डिमांड से जुड़ा हुआ था, लेकिन अब उसकी कड़ियां उनकी संपत्ति, उनकी नौकरी के समय लगाए गए हलफनामे से भी जुड़ रही हैं। पूरा मामला क्या है, दिखाते हैं आपको इंडिया स्पेशल की इस स्पेशल रिपोर्ट में। महाराष्ट्र की ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ती नजर आती हैं और ये दो तस्वीरें उनकी मुश्किलों की बढ़ने की तस्दीक करती हैं। एक के बाद एक कई विवादों में फंसने के बाद पहले ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर का ट्रांसफर वाशिम जिले में हुआ, जहां उन्हें असिस्टेंट कलेक्टर नियुक्त किया गया। नए आदेश में कहा गया है कि 2023 बैच के आईएएस अधिकारी अपने प्रोबेशन के बचे हुए समय में वाशिम जिले में सफर न्यूमरी असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में काम करेंगी। वहीं दूसरी तरफ पुणे में उनके घर पुलिस पहुंची। आखिर क्या है आईएएस पूजा खेड़कर का विवादों से नाता? क्यों हुआ उनका वाशिम ट्रांसफर और क्यों उनके घर पहुंची पुलिस? इंडिया डेली आज आपको इन सवालों के जवाब देगा। इंडिया डेली बताएगा पूजा खेड़कर किस विवाद में फंसी हैं, क्यों उनकी नौकरी पर सवाल उठ रहे हैं, क्यों उनके दिए सर्टिफिकेट पर जांच हो रही है। लेकिन सबसे पहले सुनिए पूजा खेड़कर ने जब वाशिम पहुंचकर काम संभाला तो उन्होंने क्या कहा। I'm not authorized to speak anything right now, so I cannot comment on this. मैम आज अपन ज्वाइन करना है। Oh, I'm very happy to join in Washim district, and I'm looking forward to working in it. तो पूजा अपने जुड़े विवाद पर कुछ नहीं कहना चाहती, कुछ बताना नहीं चाहती, लेकिन पूजा जो नहीं बताना चाहती वो आज आपको इंडिया डेली बताएगा। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर इस वक्त 3 आरोपों में घिरी हैं। पहला, अधिकारों के दुरुपयोग का आरोप, दूसरा उनकी संपत्ति को लेकर आरोप और तीसरा नौकरी के समय दिए गए विकलांगता सर्टिफिकेट की प्रामाणिकता को लेकर आरोप। आज इंडिया डेली सिलसिलेवार तरीके से पूजा खेड़कर पर लग रहे आरोपों को डिकोड करेगा और सामने रखेगा। सबसे पहले जानिए पूजा खेड़कर पर अधिकारों के दुरुपयोग को लेकर क्या आरोप लग रहे हैं। पूजा खेड़कर ने कलेक्टर कार्यालय से विशेषाधिकार मांगने के बाद विवाद खड़ा कर दिया था। खेड़कर ने कलेक्टर कार्यालय से ऐसी मांग की थी जो कि पूरी तरह से अनुचित थे, क्योंकि एक प्रोबेशन अधिकारी के लिए इसकी अनुमति नहीं होती है। पूजा खेड़कर की मांग थी उन्हें वीआईपी नंबर प्लेट वाली आधिकारिक कार, आवास, पर्याप्त कर्मचारियों वाला एक आधिकारिक कमरा और एक कांस्टेबल मिले। नियमों के अनुसार एक प्रोबेशन अधिकारी को सुविधाएं नहीं दी जाती है, लेकिन खेड़कर यहीं नहीं रुकी। जब एडिशनल कलेक्टर अजय मोरे बाहर थे तो उन्होंने उनके सामने वाले कमरे पर कब्जा कर लिया था और अपने नाम का बोर्ड लगा दिया था। बताया जाता है खेड़कर के पिता, जो कि एक रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्होंने भी कथित तौर पर अपनी बेटी की मांगों को पूरा करने के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय पर दबाव डाला था और अधिकारियों को परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी थी। पुणे कलेक्टर डॉक्टर सुहास दिवासे ने मुख्य सचिव को खत लिखकर पूजा खेड़कर की शिकायत की, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने सत्ता के दुरुपयोग की शिकायतों के कारण खेड़कर का ट्रांसफर कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पूजा खेड़कर लाल नीली बत्ती और वीआईपी नंबर प्लेट वाली अपनी पर्सनल ऑडी कार का भी इस्तेमाल करती थी, जिससे प्रशासन में खलबली मच गई थी। उन्होंने अपनी प्राइवेट कार पर महाराष्ट्र शासन का बोर्ड भी लगाया था। यहीं से उनकी संपत्ति को लेकर सवाल उठने लगे। कार्रवाई के लिए आए हम, गाड़ी अभी मिली नहीं वहाँ पे, मतलब गेट बंद है, तो गेट खोलने के बाद हम देखेंगे क्या कोई है। कॉपरेट नहीं कर रहे हैं क्या सर? ये नहीं, कोई नहीं है वहाँ पे, शायद घर में कोई नहीं है। जब महिला तो दिखी थी। नहीं, लेकिन गेट खोल रहे नहीं ना वो, अब कौन है मालूम नहीं मुझे, वहाँ पे कौन बंदे है। जब गेट खुलेगा तो हम कार्रवाई करेंगे गाड़ी को। ये पूजा खेड़कर का पुराना इंटरव्यू है। इंटरव्यू के दौरान पैनलिस्ट पूजा से उनकी पिता की इनकम को लेकर सवाल करता है, जो पूजा ने 0 शो की थी। सुनिए तब पूजा का जवाब क्या था। Father worked some bank or where? 'Bank' 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 or
Your father, Sir, no, sir. He's a civil servant. civil servant, Yes. but no salary, zero income. You have shown actually zero income. Your father. Sir, actually, my parents are separated, and I'm not much Crisis. in contact with my Oh. father. तो पूजा कह रही है कि उनके माता पिता अलग हो गए हैं और वो अपने पिता के संपर्क में ज्यादा नहीं है, जबकि उनके पिता पर पूजा को सुविधाएं देने को लेकर अधिकारियों पर दबाव डालने का आरोप है। दूसरा, पूजा खेड़कर ने सिविल सेवा परीक्षा पास करने के लिए खुद को नॉन क्रीमी ओबीसी कैंडिडेट बताया था, जबकि उनके पिता दिलीप खेड़कर, जिन्होंने वंचित बहुजन अघाड़ी के टिकट पर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा था, अपने चुनावी हलफनामे में 40 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई थी। चुनावी हलफनामे के मुताबिक पूजा खेड़कर के पेरेंट्स के पास 110 एकड़ कृषि भूमि है, जो कृषि भूमि सीमा अधिनियम का उल्लंघन करती है। इसके अलावा 6 दुकानें, 7 फ्लैट, 900 ग्राम सोना, हीरे, 17 लाख की सोने की घड़ी, 4 कार हैं। इसके साथ ही 2 प्राइवेट कंपनियों और एक ऑटोमोबाइल फर्म में हिस्सेदारी है। इतना ही नहीं, खुद आईएएस पूजा खेड़कर के पास 17 करोड़ रुपए की संपत्ति है। उनके पिताजी ने अभी लोकसभा इलेक्शन अहमदनगर से लड़ा था, जिसमें उनकी संपत्ति 40 करोड़ की बताई थी, जिसको लेकर भी सवाल है, क्योंकि उन्होंने ओबीसी का सर्टिफिकेट ज्वाइन किया है, जिसमें नॉन क्रीमिलियर उनका दर्शाया गया है। तो इतनी संपत्ति होने के बाद नॉन क्रीमिलियर कैसे जोड़ा गया है, ये भी महत्वपूर्ण सवाल उनको लेकर उठाया जा रहा है। ऐसे में पूजा के ओबीसी नॉन क्रीमी कैंडिडेट होने पर सवाल उठ रहे हैं। अगर किसी कैंडिडेट के पिता की संपत्ति 40 करोड़ रुपए हो तो उसकी संतान को ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में कैसे माना जा सकता है? ओबीसी में क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है, यानी ओबीसी को जब रिजर्वेशन दिया जाए तो हर ओबीसी को नहीं दिया जाए जिनका आय 8 लाख से कम होती है। यानी उद्देश्य ये है कि जो फाइनेंशियली वेल टू डू है उनको रिजर्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं होना ओबीसी के, क्योंकि ओबीसी के रिजर्वेशन है ये इकोनॉमिक एंड सोशल, आर्थिक और सामाजिक बैकवर्डनेस के आधार पे किया जाता है। तो नेचुरली जिनका आय क्रीमी लेयर से ज़्यादा हो गया उनको तो ओबीसी का रिजर्वेशन मिलना ही नहीं चाहिए। अब पूजा खेड़कर पर लग रहे तीसरे आरोप पर आते हैं, जो उनके हलफनामे से जुड़ा है। सिविल सेवा परीक्षा के दौरान पूजा खेड़कर ने हलफनामा दायर कर दावा किया था कि वो मानसिक रूप से दिव्यांग हैं और उन्हें आंखों की भी परेशानी है। इस दावे की वजह से चयन में पूजा खेड़कर को रियायत दी गई और कम नंबर्स के बावजूद उनका प्रशासनिक सेवा में चयन हो गया। विवाद इस बात पर है, पूजा खेड़कर ने 6 अलग अलग मौकों पर मेडिकल जांच में शामिल होने से किसी न किसी कारण से इनकार कर दिया। इसके बावजूद उनका चयन कैसे हो गया? बताया जाता है कि आईएएस पूजा खेड़कर की मेडिकल जांच 22 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली स्थित एम्स में होनी थी, लेकिन कोरोना संक्रमित होने का दावा कर पूजा खेड़कर इस जांच में शामिल नहीं हुए। इसके बाद 26-27 मई को भी होने वाली मेडिकल जांच में वो नहीं पहुंची। वो लगातार इन जांचों से बचती रहीं। 1 जुलाई को भी वो मेडिकल जांच के लिए उपलब्ध नहीं हुई। हालांकि 22 अगस्त को उनकी एक मेडिकल जांच हुई, लेकिन 2 सितंबर को फिर से एमआरआई जांच के लिए वो नहीं पहुंची। उनके ऑफिशियल दस्तावेज है उसको लेकर भी सवाल उठाए गए, जिसमें साफ तौर पे फिजिकल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट जो दिया था उसको लेकर एम्स के अस्पताल में उनका चेकअप करना था, लेकिन वो सामने नहीं गई और चेकअप नहीं हो पाया। साथ ही साथ उन्होंने मेंटल डिसेबिलिटी की भी सर्टिफिकेट लगवाई थी, लेकिन उसको लेकर भी एम्स के अस्पताल के सामने वे पेश नहीं हुई। पूजा खेड़कर ने एक बाहरी केंद्र से एमआरआई कराकर उसकी रिपोर्ट यूपीएससी को सौंपी, जिसे संघ लोक सेवा आयोग ने अस्वीकार कर दिया था। यूपीएससी ने पूजा खेड़कर के चयन को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में चुनौती दी थी। बावजूद इसके पूजा खेड़कर का चयन हो गया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, ऐसा कैसे हुआ? और अगर पूजा का हलफनामा फर्जी साबित होता है तो क्या उनकी नौकरी जा सकती है? ट्राइब्यूनल ने अगर उनकी पिटीशन रिजेक्ट कर दी तो उनको तो ज्वाइन ही नहीं होने देना था। ये सबसे बड़ी गंभीर बात है। ये हुआ कैसा? एक ट्राइब्यूनल इज ए यानी कोर्ट्स है सर्विस मैटर में, और सेंट्रल ट्राइब्यूनल इज ए काफ़ी उससे उसके ज़्यादा अपील हाई कोर्ट में हो सकता है। मेरे ख्याल से किसी ने हाई कोर्ट में गए नहीं। नेचुरली जब यूपीएससी के फेवर में रिजल्ट लगा तो वो चुप रहे, फिर उनका ऑर्डर कैसे निकले?
आईएएस पूजा खेडकर पर लग रहे आरोपों में कितनी सच्चाई है? वो नॉन क्रीमी ओबीसी कैंडिडेट हैं या नहीं? उन्होंने जो हलफनामा दिया वो फर्जी है या नहीं? ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन जो सच है वो ये कि अपनी डिमांड को लेकर विवादों में घिरने के बाद पूजा खेडकर का ट्रांसफर हो गया है और अब वो अपना बचा हुआ प्रोबेशन पीरियड वाशिम में पूरा करेंगी। मुंबई से संदीप चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब बात महाराष्ट्र से ही मुंबई हिट एंड रन केस की, जिसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ये खुलासा आरोपी मिहिर शाह के उस रात शराब पीने को लेकर है। आखिर ये खुलासा क्या है, कैसे इस खुलासे के बाद में अब मिहिर शाह की परेशानी बढ़ती नजर आती है, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मर गई है, उसको खींच के ले गया, कोई उसको संभालने वाला नहीं, मेरे सामने खींच के लेके गया। Hospital, I saw her. She's in really bad pain. पुणे के बाद मुंबई में एक और रईस जादे ने एक परिवार उजाड़ दिया। अपनी महंगी कार से कुचलकर एक महिला को मौत के घाट उतार दिया। इन दो तस्वीरों में दो बातें कॉमन हैं। पहला, रईस जादो ने शराब पी रखी थी और दूसरा, ड्राइवर के साथ होने के बावजूद कार रईस जादे चला रहे थे। मुंबई हिट एंड रन का आरोपी मिहिर पुलिस की गिरफ्त में है। बताया जा रहा है उसने अपना जुर्म कबूल लिया है। उसने पुलिस से कहा है, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरा करियर खत्म हो गया है। लेकिन इस बीच इस मामले में एक नहीं दो बड़े खुलासे हुए हैं जो इंडिया डेली आपको बताएगा। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए इस मामले में कैसे मुंबई पुलिस हाइपर एक्शन मोड में है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने घटना का पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट किया है। बीती रात पुलिस दोनों आरोपियों को स्पॉट पर ले गई थी, जहां उसने क्राइम सीन रिक्रिएट किया। वर्ली हिट एंड रन मामले में आरोपी मिहिर शाह ने उसका जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस के सामने बात कहते हुए उसने ये माना है कि उस दिन ड्राइविंग वही कर रहा था और इस घटना में महिला की मौत हुई है, उसका उसे दुख है, पछतावा है। ये बात उसने पुलिस के सामने कबूल कर ली है। जाहिर तौर से उसके बाद में पुलिस उसे उस घटना स्थल पर लेकर पहुंची थी, उसे और उसका जो ड्राइवर था राज ऋषि सिंह को। तो सीन रिक्रिएट किया, क्राइम सीन रिक्रिएट किया पुलिस ने, और जिस तरह से मान लिया है उसने कि इस घटना की जिम्मेदारी उसी की है, इस घटना जो हुई है उसी के कारण हुई है। इस बीच जांच के दौरान पुलिस को बड़ी जानकारी हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि 6 जुलाई को आरोपी मिहिर ने एक नहीं दो जगह शराब पी थी। जांच में पता चला है जुहू बार में शराब पीने के बाद मिहिर ने बोरीवली से मलाड के बीच में भी एक जगह रुककर शराब पी थी। पुलिस बीती रात जांच के लिए उस जगह भी पहुंची थी। मिहिर को लेकर जुहू के उस पब में भी बड़ा खुलासा हुआ है, जहां उसने सबसे पहले शराब पी थी। सूत्रों के मुताबिक पब मैनेजमेंट का आरोप है मिहिर शाह ने गलत आईडी दिखाकर शराब पी थी। मिहिर शाह ने जो पहचान पत्र दिखाया उसमें उसकी उम्र 27 साल थी। उसके साथ 3 दोस्त भी आए थे जिनकी उम्र 30 साल से अधिक है, जबकि पुलिस का दावा है ऑफिशियली रिकॉर्ड के मुताबिक मिहिर 24 साल का है, जबकि शराब पीने की न्यूनतम कानूनी उम्र 25 साल है। एक्साइज अधिकारियों के सूत्रों के मुताबिक पब के बिल से पता चला है कि मिहिर शाह और उसके 2 दोस्तों ने उस दिन जुहू बार में विस्की के 12 बड़े पैग ऑर्डर किए थे, यानी एक युवक ने लगभग 4 पैग पिए थे। शराब की इतनी मात्रा किसी को लंबे समय तक नशे में रख सकती है। मिहिर और उसके दोस्त शनिवार रविवार देर रात 1:30 बजे पब से निकले और रविवार सुबह करीब 5:30 बजे मिहिर शाह ने BMW कार से एक कपल को टक्कर मार दी, जिसमें 45 साल की महिला कावेरी नखवा की मौत हो गई थी।
अगर वो नशा नहीं किया, अगर वो दारू नहीं पिया है, अगर वो ड्रग्स नहीं किया, तो वो छुपा क्यों? मेरा मेन पॉइंट क्या है, वो छुपा क्यों? तुमने अगर गुनाह नहीं किया तो छुपा क्यों? 3 दिन गायब क्यों हो गया? हाँ, तुम रास्ते में गाड़ी छोड़ के उसका नंबर प्लेट तोड़ के तुम गायब हो जाता है। हाँ, घर पे नहीं जाता है, कहाँ जाता है, किधर जाता है? तुम छुपता क्यों रहा? अगर तू गुनाह नहीं किया ना, सच्चे दिल से गुनाह नहीं किया, तो तू छुपा क्यों है? हमको बताओ ना। पुलिस ने कोर्ट में वो सीसीटीवी फुटेज भी पेश किया है जिसमें घटनाक्रम दिख रहा है। घटना के बाद मिहिर ने स्टिकर को खरोंच कर हटाने की कोशिश की थी ताकि पार्टी के साथ गाड़ी का कनेक्शन छिपाया जा सके। कार का एक नंबर प्लेट भी हटा दी थी, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में स्कैन किया जिससे कार मालिक का पता चल गया था। पुलिस ने कोर्ट में यह भी बताया कि मिहिर और उसका ड्राइवर कालानगर की ओर तेजी से भागे, जहां गाड़ी का इंजन बंद हो गया। इसके बाद मिहिर ने ड्राइवर के फोन से अपने पिता राजेश शाह को फोन किया। मिहिर ने पिता को हादसे के अलावा BMW कार बंद होने की जानकारी दी, जिसके बाद राजेश मर्सिडीज से वहां पहुंचे, मिहिर से बात की और उसे भागने के लिए कहा। इसके बाद राजेश ने वहां से BMW को हटाने की योजना बनाई, लेकिन तब तक पुलिस पहुंच गई और उसका प्लान फेल हो गया। उधर इस बीच मुंबई नगर निगम ने बुधवार को जुहू स्थित उस बार पर बुलडोजर चलाया जहां मिहिर हादसे से पहले गया था। एक्साइज डिपार्टमेंट ने बार को सील भी कर दिया है। मुख्यमंत्री शिंदे का कहना है कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। हिट एंड रन में मैंने पहले दिन से इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। पुणे का हिट एंड रन इंसिडेंट हो गया तब से ये भी जब हुआ तो मैंने पहले पुलिस कमिश्नर को कहा कि इसमें कोई भी हो, कानून के सामने सब बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। और हिट एंड रन में जो दोषी है, जो गुनाहगार है, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। पुणे हादसे के बाद सबने देखा था कैसे आरोपी के पिता ने अपने बेटे को बचाने के लिए रसूख का इस्तेमाल कर सबूतों से छेड़छाड़ की थी। ऐसी ही कुछ कोशिश मुंबई हिट एंड रन मामले में भी हो रही थी, लेकिन उससे पहले पुलिस ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। ऐसे में पीड़ित परिवार को उम्मीद है उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। मुंबई से संदीप चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मुंबई हिट एंड रन केस के आरोपी मिहिर शाह ने बचने की कई बार कोशिशें की, कई जतन किए। पुणे पोर्श कार हादसे के आरोपी के परिवार की ही तरह मिहिर के परिवार ने भी उसे बचाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन एक फोन ने मिहिर का भेद खोल दिया और वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए आखिर कैसे मिहिर शाह पुलिस के हत्थे चढ़ा और क्यों उसकी गर्लफ्रेंड से अब पूछताछ हो सकती है। उसकी आजादी खत्म हो गई है, वो अब पुलिस की गिरफ्त में है। कोर्ट ने उसे 16 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। करीब 60 घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस उसे पकड़ने में कामयाब हो गई। ये है मुंबई हिट एंड रन केस का आरोपी और शिवसेना नेता राजेश शाह का बेटा मिहिर शाह, जिसको पुलिस ने मंगलवार 9 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया, जो रविवार 7 जुलाई को अपनी BMW से कावेरी नकवा नाम की महिला को कुचलने के बाद से ही फरार था, जिससे महिला की मौत हो गई। हादसे के बाद से ही मिहिर शाह को बचाने में उसका पूरा परिवार खड़ा हो गया था, पल पल उसकी मदद कर रहा था, अपने ही बेटे के जुर्म को छुपा रहा था।
ऐसे में सवाल उठता है कि मिहिर शाह कैसे चढ़ा पुलिस के हत्थे। 60 घंटों के बाद आखिर कैसे लगा पुलिस के हाथ? क्यों बदला था मिहिर ने अपना हुलिया? हादसे के बाद आखिर किसने भागने में उसकी मदद की थी? मुंबई के हाई प्रोफाइल हिट एंड रन केस से जुड़े इन सभी सवालों का जवाब हम आपको इंडिया डेली पर देंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। पुलिस सूत्रों का दावा है कि एक्सीडेंट के बाद मिहिर ने सबसे पहले अपने पिता को फोन किया और हादसे की सारी बातें विस्तार से उन्हें बताई। उसके बाद मिहिर के पिता ने ही उसे भागने के लिए कहा था। इसके बाद मिहिर ने BMW कार और ड्राइवर को बांद्रा के कला नगर के पास में छोड़ दिया। पकड़े ना जाने के लिए उसने कार की नंबर प्लेट भी हटा दी और फिर वो फरार हो गया। कार छोड़ने के बाद आरोपी मिहिर रिक्शा लेकर गोरेगांव में अपनी गर्लफ्रेंड के घर गया। एक्सीडेंट से लेकर गर्लफ्रेंड के घर पहुंचने तक मिहिर ने 40 बार अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर बात की। मिहिर शाह अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर 2 घंटे तक रुका और इसी समय गर्लफ्रेंड ने मिहिर की बहन को फोन करके घटना की पूरी जानकारी दी। मामले की जानकारी जैसे ही मिली, मिहिर की बहन उसकी गर्लफ्रेंड के घर आई और भाई को लेकर बोरीवली अपने घर चली गई। वहां से राजेश शाह की पत्नी मीना और दोनों बेटियां पूजा और किंजल मिहिर और उसके दोस्त अवदीप को लेकर मुंबई से करीब 70 किलोमीटर दूर शाहपुर में एक रिजॉर्ट के लिए रवाना हो गए। इधर पुलिस मिहिर शाह, उसके परिवार, उसकी गर्लफ्रेंड और उसके करीबी दोस्तों के फोन लगातार ट्रैक कर रहे थे। हालांकि सबके फोन स्विच ऑफ थे। इसी बीच सोमवार को 8 जुलाई की रात मिहिर अपने दोस्तों के साथ विरार आया। विरार में उसके दोस्त का घर है। यहीं से इस हाई प्रोफाइल मामले की पूरी कहानी पलट गई। मंगलवार को 9 जुलाई की सुबह उसके दोस्त ने 15 मिनट के लिए अपना फोन चालू किया था। इसी बीच पुलिस को उसकी लोकेशन मिली और मिहिर शाह गिरफ्तार हो पाया। इसके बाद पुलिस ने रिजॉर्ट से उसकी मां और बहनों को भी हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बताया राजेश शाह का परिवार फैमिली कार सहित 2 गाड़ियों में रिजॉर्ट गए थे। सबने अपने मोबाइल फोन बंद कर दिए थे और उनके घर पर भी ताला लगा हुआ था। मिहिर को पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस ने 11 टीमें बनाई थी। क्राइम ब्रांच को भी इसमें शामिल किया गया था। इसके खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया था। मिहिर शाह ने रविवार 7 जुलाई की सुबह करीब 5:30 बजे मुंबई के वर्ली में स्कूटी सवार कपल को टक्कर मारी थी। इसमें महिला की मौत हो गई। वर्ली के कोलीवाड़ा इलाके में रहने वाले मछुआरे प्रदीप नकवा अपनी पत्नी कावेरी नकवा के साथ रोज की तरह ससून डॉक से मछली खरीदकर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान अटरिया मॉल के पास तेज रफ्तार BMW ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी पलट गई और दोनों पति पत्नी कार के बोनट पर गिर गए। पति खुद को बचाने की कोशिश में बोनट से तुरंत कूद गया, लेकिन पत्नी उठ नहीं सकी। भागने की हड़बड़ी में आरोपी ने महिला को कुचल दिया और कार से घसीटता हुआ चला गया। इसके बाद मिहिर और उसका ड्राइवर कार लेकर फरार हो गए। घायल महिला को मुंबई सेंट्रल स्थित नायर हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस के अनुसार BMW जहां से निकली, वहां से मिले CCTV फुटेज में ये देखा गया कि मिहिर शाह ने कावेरी नकवा को 1.5 किलोमीटर तक घसीटने के बाद ही कार रोकी थी। इसके बाद मिहिर ने अपने ड्राइवर के साथ में सीट बदल ली। स्टीयरिंग संभालने के बाद ड्राइवर ने कार पीछे की तरफ चलाई और सड़क पर गिरी कावेरी को कुचल दिया। इसके बाद दोनों वहां से भाग गए। पुलिस ने बताया कि बिंदु माधव ठाकरे चौक पार करने के बाद सड़क पर चल रही गाड़ियों के ड्राइवर्स ने मिहिर शाह से कार रोकने के लिए कहा भी, लेकिन उसने उनकी बात नहीं सुनी और गाड़ी चलाना जारी रखा। इतना ही नहीं, वहां से भागने के बाद मिहिर शाह ने अपनी पहचान छुपाने के लिए बाल और दाढ़ी भी कटवा ली। पुलिस इस बात की जांच भी कर रही है कि क्या किसी ने हुलिया बदलने में उसकी मदद की थी।
आरोपी का दावा है कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, लेकिन अब तक लाइसेंस बरामद नहीं हुआ। पुलिस ने बताया कि मिहिर शाह जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। उसने ये भी नहीं बताया कि बाढ़ से निकलने के बाद उसने गाड़ी कहां से चलाना शुरू किया और कब तक चलाई। लेकिन इतना जरूर है कि मिहिर ने कबूला है कि हादसे के वक्त कार वही चला रहा था। कपल की स्कूटी को टक्कर मारने के बाद उसे पता था कि महिला कार की एक टायर में फंस गई है, लेकिन इसके बावजूद उसने कार नहीं रोकी और महिला को 1.5 किलोमीटर तक वो घसीटता रहा, जिससे उसकी मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।